पहला जो प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है वो है कि द सेज हु इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड सदर्न इंडिया वाज, या फिर उस ऋषि मुनि का नाम बताइए जिन्होंने कि दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। तो उनका नाम है अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य मुनि। ठीक है, उनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है दक्षिण भारत में। इसलिए जितने भी दक्षिण भारत की मंदिर में आप जाओगे, अगर वो शिव मंदिर है तो वहां पे अगस्त्य शब्द जरूर मिलेगा उस मंदिर के नाम के आगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेम द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो उनमें सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? बताइए आप सभी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कुछ सभ्यताओं के नाम बताएं तो कौन कौन सी सभ्यताएं थी? कौन कौन सी? अरे नहीं, मेरे क्वेश्चन को समझो। Which all civilization were contemporary to the Indus Valley civilization? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी? विश्व की बात कर रहा हूं मैं। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और इजिप्टियन, बेजेंटियन। कहां पर था बेजेंटाइन? चलो, दो मुख्य थी, एक तो इजिप्शियन सिविलाइजेशन और दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि आज का ईरान और इराक है ना, वो वाला इलाका मेसोपोटामिया था। ठीक है, और ग्रीक सिविलाइजेशन था जो कि अलेक्जेंडर वाला पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which ruler murdered his father बिम्बिसारा to ascend the throne? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की थी? अजातशत्रु। बिल्कुल सही जवाब, अजातशत्रु। उन्होंने ही अपने पिता की हत्या की थी सिंहासन पर बैठने के लिए। ठीक है, अगला सवाल, द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ द जैन्स वेयर। ठीक है, अगर हम जैन धर्म की बात करें तो सबसे पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? महावीर 24वें थे। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे वो जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर जी 24वें थे। Who was the mother of महावीरा? महावीर, भगवान महावीर के माता का क्या नाम था? त्रिशला। भगवान महावीर की माता जी का नाम त्रिशला था। ठीक है, और भगवान महावीर का जो जन्म था वो 559 ईस्वी के लगभग हुआ था, ईसा पूर्व में। भगवान महावीर का जन्म 559 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और उनके पिता का क्या नाम था? महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम। जी, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। चलिए हम अब अगले प्रश्न पे आते हैं। राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स आर फेमस फॉर। ठीक है, अगर हम कला की बात करें तो कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियों किसके लिए प्रसिद्ध थी? ये कौन से कला, मतलब गायन से संबंधित थी, या फिर किसी वाद्य यंत्र से संबंधित थी, या फिर चित्रकारी से संबंधित थी? चित्रकारी से। बिल्कुल सही। राजस्थानी और पहाड़ी जो स्कूल था वो बेसिकली चित्रकारी से संबंधित था। ठीक है, और इसका जो आरंभ होता है ना वो करीब भक्ति काल सुना होगा आप सभी ने। इतिहास में मध्यकालीन भारत में भक्ति काल आता है, तो उसी के लगभग से इन दोनों स्कूलों का 16वीं शताब्दी से शुरुआत माना जाता है, जब सल्तनत काल था उस टाइम से। नहीं, 16वीं में तो मुगल शासक आ गए थे।
चलिए अगला सवाल आप सभी को मैं पूछ रहा हूँ कि मल्लिका साराभाई इज एसोसिएटेड विद विच एरिया? मल्लिका साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? मैं ऑप्शन दूं? यस सर। ठीक है। एरोस्पेस, सबसे पहला एरोस्पेस, क्लासिकल डांस, ठीक है, पॉलिटिक्स, या फिर वो ऑथर हैं? बताइए। ऑथर। क्लासिकल डांसर। जी, क्लासिकल डांसर हैं। ठीक है, मल्लिका साराभाई जो हैं वो क्लासिकल डांसर हैं बेसिकली। चलिए अगले सवाल पे हम जाते हैं। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि इनकी माताजी का नाम मृणालिनी साराभाई है, ठीक है, और एक दर्पण नाम की एकेडमी है जो चलाती है मल्लिका साराभाई, ठीक है, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम में जाते हो तो 4 लोगों का लिस्ट रहता है और पूछा जाता है कि इनमें से किसको पद्म भूषण मिला है, ठीक है, तो उसमें से 3 ऑप्शन होते हैं, जिसको नहीं मिला होता है, एक को मिला होता है, तो इसलिए ध्यान में रखिएगा कि मल्लिका साराभाई को पद्म भूषण मिला है, ठीक है। अब अगले सवाल पर हम जाते हैं। हु इज बिलीव्ड टू हैव क्रिएटेड द रागा मियां की मल्हार? सुना है कुछ लोगों ने मियां की मल्हार के बारे में? नहीं सर। मियां की मल्हार जो है उसको बेसिकली तानसेन, तानसेन सुना था आपने? यस हमने सर। क्लास में तानसेन सम्मान की बात की थी। कौन से राज्य में है तानसेन सम्मान? उत्तर प्रदेश सर। एमपी। मध्य प्रदेश सर। और वहाँ उनका मकबरा कहाँ पर है तानसेन का? ग्वालियर। ग्वालियर। जी के पढ़ते हो ना तो चीजों को ना कोरिलेट करना सीखो, ठीक है। अब अगर तानसेन को अगर पकड़े तो वो पूरी चेन होनी चाहिए, ये तानसेन के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, इसीलिए मैंने उससे कनेक्ट कर दिया इस इंफॉर्मेशन को। तो मियां की मल्हार राग जो है उसके रचयिता कौन थे? तानसेन, ठीक है। तो तानसेन के गुरु कौन थे? आप सभी में से किसी को पता है? कौन? मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस। उनके गुरु का नाम मोहम्मद गौस है। वो उनका भी मकबरा जो है वो ग्वालियर में ही है। ग्वालियर घराने के थे तानसेन, ठीक है। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। With which musical instrument is हरि प्रसाद चौरसिया associated? हरि प्रसाद चौरसिया आप सभी ने सुना है, वो क्या कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वीणा, बांसुरी, तबला, क्या बजाते हैं वो? तबला। नहीं, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। जी, हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी वादक है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि बांसुरी का मतलब आविष्कार भारत में किसने किया था? श्री कृष्ण ने। आर्यो नहीं किया था, बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। हु पेंटेड द मास्टरपीस हमसा दमयंती? ठीक है, हमसा दमयंती नाम का एक ग्रंथ है, मतलब बेसिकली वो ना कोलाज है पेंटिंग का, ठीक है। तो इसको जो हंसा दमयंती है इसके पेंटर कौन थे? ये केरला से संबंधित थे और वहां पर जो त्रावणकोर स्टेट था ना उसके राजा भी थे ये। मैं हिंट दिया मैंने। राजा रवि वर्मा का नाम सुना है आप में से किसी ने? यस सर। हाँ, तो हंसा दमयंती जो था उसमें मतलब उस चित्रकारी को राजा रवि वर्मा ने बनाया था। पूरी की पूरी जो वो बुकलेट है वो इनके द्वारा ही बनाई गई है। और ऐसा कहा जाता है कि राजा रवि वर्मा को लगभग 14 भाषाएं आती थी विदेशी। 14 भाषाओं में वो बातचीत कर सकते थे। इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, बहुत सारी भाषाएं आती थी। अच्छा, राजा रवि वर्मा ने जो चित्रकला बनाई है बेसिकली वो ज्यादातर कौन से ग्रंथ से मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, बता सकते हैं?
रामायण, महाभारत, उपनिषद और आरण्यक, इन चारों में से कौन से थे? नहीं, महाभारत से ज्यादा संबंधित थे। जो राजा रविवर्मा के चित्र हैं ज्यादातर वो महाभारत से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं कि अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो उसकी जड़ क्या है? सबसे जो निचला पायदान है लोकतंत्र का, वो क्या कहलाता है हमारे यहाँ? क्या कहलाता है? लेजिस्लेटिव। पंचायती राज प्रणाली कहते हैं उसको, पंचायती राज सिस्टम। सो द ग्रास रूट डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम, और जो सबसे निचला पायदान है लोकतंत्र का वो पंचायती राज प्रणाली है। यूनिवर्सल, अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट इंडिया इज अ कंट्री विच इज, ठीक है, अगर हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है उसकी बात करते हैं तो वो क्या दर्शाता है? भारत कैसा देश है? यूनियन मैं इसको दोबारा से पूछता हूँ दूसरे तरीके से। कोई भी देश, ठीक है, कोई भी देश जहां पर की सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है तो वो देश कैसा होगा? अलोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, या फिर ऑटोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक स्टेट। हाँ, डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, ठीक है। और अगर हम पूछे, आप में से संविधान के कुछ कुछ अनुच्छेद हैं वो आप लोगों को पता होंगे शायद। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, वयस्क मताधिकार, वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत हम सभी को वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया गया है। लिख लें कृपया, वैसे इसमें है, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलें फिर? ठीक है। अच्छा, ऑटोक्रेसी का क्या अर्थ है? तानाशाही है। गवर्नमेंट बाय वन पीपल। तो तानाशाही में क्या होता है? मतलब अगर हम भारतीय, मतलब विश्व इतिहास की बात करें तो सबसे बड़ा तानाशाह किसे माना जाता है? हिटलर को। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी। हिटलर के अलावा और एक, अच्छा, हिटलर ने कौन सी गलती की थी कि मतलब विश्व इतिहास में वो हार गया? नहीं तो मतलब वो पूरे दुनिया पर राज कर रहा होता। हिटलर की एक गलती थी जिस वजह से कि उसने सभी देशों पर लगातार आक्रमण किया। नहीं, गलत। नेपोलियन ने भी वही गलती की थी जिस वजह से कि नेपोलियन पूरे विश्व पर राज नहीं कर सका, नहीं तो नेपोलियन भी जीतता। रशिया के ऊपर ठंड के वक्त हमला किया था दोनों ने, हिटलर ने भी और नेपोलियन ने भी, ठीक है। अगर रशिया के ऊपर ठंड में हमला ना किया होता दोनों ने तो दोनों पूरे विश्व पर राज करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑटोक्रेसी का मतलब समझ गए आप? एकमात्र व्यक्ति का निरंकुश शासन, ठीक है। व्हाट इज द पॉपुलर सोवेरिग्निटी? लोकप्रिय संप्रभुता या प्रभुसत्ता क्या होती है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता कौन सी होती है? जहां पर कि जनता का बोलबाला होता है। तो जनता का बोलबाला कहां पर होता है? लोकतंत्र में होता है ना। कहते हैं ना जनता जनार्दन है, तो ऐसा कब कहते हैं? लोकतंत्र में ही कहते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेटिक रूल में जो तानाशाही होती है वहां पर जनता जनार्दन नहीं होती है, वहां पर एक व्यक्ति का शासन होता है, ठीक है। अगला सवाल, द आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम, अगर हम संसदीय सरकार की बात करें तो भारतीय संविधान में ये हमने किस देश से लिया है? ब्रिटिश से सर। बिल्कुल सही, हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है भारतीय संविधान में, ठीक है।
चलिए अब कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। यस अगला सवाल है कि टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द, ठीक है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है, बताइए। मून के वजह सर। क्या कह रहे हैं? सर मून। नहीं, दोनों की वजह से आता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों की वजह से, मून। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा दोनों की वजह से, दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं, अकेला चंद्रमा नहीं है, दोनों रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। अच्छा अगला सवाल, एन अर्थक्वेक इज आल्सो नोन एज, भूकंप को और किस नाम से जाना जाता है? नहीं नहीं, ट्रेमर, आप लोग तो न्यूज देखते होंगे ना, तो ट्रेमर भी बोलते हैं या फिर कंपन, ठीक है, तो उसका नाम ट्रेमर या कंपन है। अच्छा, जो हमारी मतलब ऊपरी सतह है पृथ्वी की, वो अधिकांशतः कौन से पत्थर से बनी है? अच्छा, स्टोन कितने तरह के होते हैं हम तीन जो सर, देखते तीन। हैं, कौन कौन से? सर एक तो मेंटल होता है, एक कोर और क्रस्ट। Sedimentary, sir. नहीं नहीं नहीं, मैं लेयर्स, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं लेयर्स नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रॉक जो है वो कितने तरह के पाए जाते हैं पृथ्वी पे? सर एक इग्नियस, सेडिमेंट्री इग्नियस और एक होता है मेटामॉर्फिक। हाँ मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री सर, सेडिमेंट्री। हाँ वही वही, मतलब दब के बन जाता है वो, ठीक है। तो वो मैं पूछ रहा हूँ कि जो मेजॉरिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट है वो किससे बना है? इन तीनों रॉक में से कौन से रॉक से बना है? इग्नियस रॉक। इग्नियस, ठीक है। तो जो अर्थ का क्रस्ट है वो मैक्सिमम इग्नियस रॉक से बना हुआ है, ठीक है ना, 70%। सर हिंदी में बताओगे? आग्नेय 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 पढ़ा है ना, 3 तरह के होते हैं ना, पत्थर पढ़ा होगा आपने, मतलब भूगोल में, तो आग्नेय बोलते हैं उसे। एक्चुअली मैंने भी हिंदी में नहीं पढ़ा है, पर मैंने मतलब बाद में सीखा है क्या क्या बोलते हैं, तो मुझे भी हिंदी नहीं ध्यान है। आग्नेय है इसका, यहाँ पे जो लिखा है वो आग्नेय ही है, ठीक है। ओके सर। मतलब एक है कि जो आपका ये जो भूपट्टी है ना, जो ऊपर वाला क्रस्ट है, ठीक है, तो क्रस्ट के जो 90 to 95% रॉक्स है ना, वो 2 तरह के पत्थरों से बने हैं। एक आग्नेय हो गया जिसको इग्नियस बोलते हैं, और दूसरा कायांतरित हो गया जिसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं, ठीक है। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, आग्नेय और कायांतरित जो पत्थर हैं, वो 90 to 95% क्रस्ट को बनाते हैं, ठीक है। अगला सवाल, वेयर डे एंड नाइट आर इक्वल एट, कहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं? विषुवत रेखा पर सर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा। मैं विषुवत रेखा। हाँ ठीक है, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा पर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। हाउ मच ऑफ वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, अगर हम विश्व धरातल की बात करें तो कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो पानी से भरा हुआ है? 70%। 71 हो जाता है, 7 एग्जैक्ट अगर डेसिमल में लिखना है तो 70.8 है, नहीं तो वैसे 71%, ठीक है। चलिए अब भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, वो मैं आपको पूछता हूँ। The preparation of national income estimate is the responsibility of, अगर मैं राष्ट्रीय आय आकलन की तैयारी की बात करूं तो ये किसका दायित्व है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुन लो मेरी बात, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है। मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूँ, राष्ट्रीय आय आकलन की तैयारी किसका दायित्व है? द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी
केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, ठीक है। ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी NSSO, बताइए। Option D, ऑफ इंडिया। NSSO. सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है बेसिकली वो नेशनल इनकम का एस्टिमेट करती है, ठीक है। तो नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रेस्पॉन्सिबल संस्था है, ठीक है। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, कोई बता सकता है? CSO की स्थापना कब हुई थी? 1973। नहीं, 2 मई 1951 को हुई थी CSO की स्थापना, लिख लें आप इसे, वैसे है ठीक है। 2 मई 1951 को CSO की स्थापना हुई थी। चलिए अगला सवाल है कि द क्रेडिट कंट्रोल ऑपरेशन इन इंडिया इज परफॉर्म्ड बाय, भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है, बताइए। ऋण 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 जो है वो बैंक से हमें मिलता है, लेकिन इन बैंकों को कौन नियंत्रित करता है? बैंक ऑफ द बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, हाँ RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो भारत में ऋण नियंत्रण का जो प्रचालन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, बैंक्स इन इंडिया वेर नेशनलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अगर हम भारत में राष्ट्रीयकरण की बात करें बैंकों की, तो सबसे पहले ये राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? 1969 में हुआ था, 19 जुलाई 1969, ठीक है। उस वक्त कौन था प्रधानमंत्री भारत का? इंदिरा गांधी। तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी सर। सही जवाब इंदिरा गांधी है, ठीक है। और कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में? 2 बैंक, 2। दो बैंकों का कुल मिलाकर के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से किया गया था। कौन से साल हुआ था वो, कोई बता सकता है? 1980 में, ठीक है। तो पहला बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। और दूसरा राष्ट्रीयकरण जो था वो बैंकों का हुआ था 1980 में, और कुल 6 बैंक थे उस वक्त, ठीक है। तो पहली बार में 14, दूसरी बार में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। ओके सर। चलिए ये जानकारी लिख लें आप, क्योंकि ये आपको लिख लेना चाहिए मुझे लगता है। 14 बैंकों का हुआ था 1969 में और 6 बैंकों का हुआ था 1980 में। रिपीट कर देना। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, ठीक है, पहला राष्ट्रीयकरण। और जो दूसरा राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 6 बैंकों का हुआ था 1980 में, और दोनों ही वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चलें अगले सवाल पे। यस सर। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन, ग्रैंड दादा ओल्ड भाई मैन ऑफ नरोजी। इंडियन, दादा भाई नरोजी। ग्रैंड ओल्ड, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय आय की, तो उसका सबसे पहले आकलन किन्होंने किया था? इन्होंने ही किया था सर, दादा भाई नरोजी ने। कौन सी पुस्तक में किया था, नाम जानते हैं आप सभी? ग्रैंड ओल्ड मैन। हाँ,
नहीं सर, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। हेलो, यस सर, लिख लें आप पॉवर्टी, POVERTY। आप एक इसमें कोई जो हिंदी में पूछ रहे थे ना, वो भी आप इसको इंग्लिश में ही लिख लें, POVERTY, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में उन्होंने किया था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलें आगे, यस सर। ठीक है। अच्छा, द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रन्स फ्रॉम, अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है या अकाउंटिंग ईयर है वो कब से कब तक होता है? अप्रैल से मार्च तक। नहीं, गलत जवाब। 1 जुलाई टू 30 जून होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर, लेखा का। अकाउंटिंग ईयर जो है आरबीआई का, वो 1 जुलाई से 30 जून होता है, ठीक है।